सो हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। फर्स्ट पार्ट हमने पार्टनरशिप का पढ़ लिया था क्लास 12th के लिए। तो पार्टनरशिप फर्स्ट पार्ट ओवर हो चुका है। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सेकेंड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। नाम क्या है इसका? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। व्हाट इज पुनर्गठन? ओके, हिंदी में लिख दो मैं जरा, पुनर्गठन। तो अब इसी को हमें समझना है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये री मतलब होता है दोबारा, और कॉन्स्टिट्यूशन करना मतलब बनाना। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए, है ना। तो हम पहले तो समझ ले भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, हमने फर्म को कैसे बनाया था, फर्म होती क्या है। तो देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी, पहले वो समझिए। हमने सबसे पहले पार्टनरशिप में पढ़ा कि दो लोग मिल करके आपस में कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और जब वो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया? अगर उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो भाई ओरल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि डीड ही बनवाएं, पर वो ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। पर सामान्यतः हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप जब बनाया आपने तो आपके बीच में पार्टनरशिप डीड होगी, आपने कुछ न कुछ रिटन एग्रीमेंट किया होगा। उसमें आपने रूल्स रेगुलेशन, कितना रेशो लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना पैसा लेना है, सारी शर्तें रखी होंगी। तो उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब कुछ ऐसे कारण आ गए कि भाई आपको वो पार्टनरशिप फर्म को ना दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपको फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। मतलब कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपनी फर्म का। सबसे पहला कारण है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में हम किसी नए पार्टनर को एंटर करते हैं, मान के चलिए ए और बी पहले पुराने पार्टनर्स थे, अब उनको लगता है कि यार हमें बिजनेस संभालने के लिए कुछ और पैसों की जरूरत है, इसलिए एक नया पार्टनर लेके आओ, वो भी पैसा लगाएगा, तो सी को पार्टनर बना लिया यहाँ पे। तो नए पार्टनर के आने पर पुराने नियम तो सब बदल जाएंगे, जैसे प्रॉफिट रेशो बदल जाएगा और भी चीजें बदल जाएंगी। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में आपको एक नई पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी। या फिर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, अगर पार्टनरशिप फर्म से ए, बी और सी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो गई या जो भी कारण है वो चला गया, तो भी नई डीड बनानी पड़ेगी। अगला कारण है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ के केस में भी यही है। चेंजेस इन प्रॉफिट रेशो। चेंजेस इन प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर पहले ये लोग 1:1 मतलब बराबर बांटते थे। सी ने कहा कि भाई देखो मैं दिन भर काम करता हूँ, ज्यादा काम करता हूँ, मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो। तो फिर सी का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसको रेशो बदल जाएगा, है ना। या ए का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा, या ये तीनों ही कहेंगे कि भाई मैं 40% लूंगा, मैं 40% लूंगा, इसको 20% दो, तो रेशो हो जाएगा 2:2:1 का। इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। नाउ क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से देखिए जरा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये जो पार्टनरशिप फर्म है जहां पर पार्टनर्स काम करते हैं, तो इस फर्म को आप किसी न किसी कारण से इसकी जो एग्रीमेंट है, डीड है, वो बदलना है। क्लियर हो गया ये बात? ओके। अब जब भी पार्टनरशिप फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या क्या बदलाव आता है? सबसे पहला बदलाव आता है रेशो का। भाई जैसे ही पार्टनर को आप रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे तो उसका रेशो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से या किसी के जाने से उसका रेशो बदलेगा। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले रेशो सीखना पड़ेगा कि रेशो कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया? रेशो निकालने के बाद मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर जो है वो एडमिशन कर रहा है, मतलब नया पार्टनर आ रहा है फर्म में। अब नया पार्टनर आने पर एक चीज आ जाती है आपके सामने, वो है गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है? तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए आप, गुडविल और रेशो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है एग्जाम में एक क्वेश्चन आने से। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पार्टनरशिप पढ़ा था उसका सेकंड चैप्टर से अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
सेकेंड चैप्टर बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है और यहाँ से पार्टनरशिप आपकी बिल्डअप होगी और इसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेकेंड भी उससे रिलेट करेगा। ओके, तो ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको जो है एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ही हम काम करेंगे। ठीक है, हर एक चीज समझेंगे कौन सी चीजें क्या होती हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा गुडविल। तो भाई ये गुडविल क्या होता है? अब आप कहेंगे सर गुडविल तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। तो गुडविल का मतलब पहले हम एक बिल्कुल आम बोलचाल सामान्य लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक समोसा खाना है, बिल्कुल मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, एक समोसा खाना है। जनरली आप किसी अपने स्कूल के बाहर या कोचिंग के बाहर समोसे वाली की दुकान में जाएंगे, 10 रुपए का एक समोसा मिल जाएगा, आप वहाँ से समोसा खा लेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, वहां पे आपको समोसा खाना है, तो वही समोसा 50 रुपए का मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों हो गया, ये ज़्यादा पैसे क्यों ले रहा है? तो वो कहेगा गुडविल के पैसे हैं ये, रेपुटेशन के पैसे हैं ये। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट, चीज़ वही है लगभग, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है दैट इज नोन एज रेपुटेशन या गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा, आप जैसे किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं और किसी छोटी कोचिंग में भी पढ़ते हैं। छोटी कोचिंग मतलब जो टीचर आपको घर पे आके पढ़ा सकते हैं या आपके आस पड़ोस में कोचिंग होगी। तो कोई अकाउंट्स पढ़ाने की फीस 5,000 रुपये लेता है। एमपी नगर, भोपाल के एमपी नगर में अकाउंट्स पढ़ाने की 20,000 की फीस है। तो भाई वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो रेपुटेशन है, उनका नाम है, इसीलिए वो पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है वो सुविधा ज़्यादा अच्छी देते हो, बट वो रेपुटेशन का ही पैसा मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड गुडविल। एक्चुअल में जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाता है, उसकी एक रेपुटेशन वैल्यू क्रिएट हो जाती है मार्केट में, इसीलिए वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं। इसी से ब्रांड भी इसी से मिलता जुलता है। जैसे भाई हम ब्रांडेड, जैसे आईफोन हो गया है ना, जैसे मैं अभी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरा सारा काम होता है। अब आईफोन खरीदने जाऊँगा तो 1.2 लाख 1.3 लाख रुपीज़ में आएगा। वो एक्स्ट्रा 2 से 5 गुना तक ज़्यादा पैसा ले रहा है वो उसी काम के, उसी फ़ोन के, है ना। क्यों ले रहा है? उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे व्हाट इज गुडविल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ तो ये गुडविल होता क्या है, एक कहानी समझते हैं। ए और बी ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करा। मान के चलते हैं भाई कोचिंग पढ़ाने का ही काम शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया। ए और बी ने बिल्कुल जीरो लेवल से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। बिजनेस, कोचिंग भी बिजनेस ही है, सीधी बात है। तो भाई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, पार्टनरशिप पर था। इनकी कोचिंग पहले साल में ही बिल्कुल अच्छी सफल हो गई। कोचिंग के स्टूडेंट ने टॉप कर दिया पूरे प्रदेश स्तर पर और उसका अच्छा कोचिंग का नाम हो गया। स्टार्टिंग में इनके पास सिर्फ 100 बच्चे थे, लेकिन जब पहले साल के रिजल्ट आ गया तो इनकी कोचिंग में बच्चे हो गए अब कितने? 1000। ठीक है, ग्रोथ हो गई कोचिंग की, बिजनेस का नाम बढ़ गया। इन्होंने फीस को भी कर दिया डबल, बिल्कुल 2 डबल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने, इनका बिजनेस इनको ग्रोथ करना था और भी जगह पर ले जाना था। तो इन्होंने सोचा कि अब हमें एक नए पार्टनर की जरूरत होगी, क्योंकि भाई बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना है तो किसी को पार्टनरशिप पे और इंटर कर लो। तो ये लेकर के आ गए। ए बी पहले से ही थे, ये बोला सी को लेकर के आते हैं। अब सी जब आएगा तो इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में। तो क्या सी 2 लाख रुपए ही लगाएगा? नहीं भाई, 1 साल के अंदर इनके बिजनेस की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। तो सी से ये कैपिटल बोलेंगे, तुमको कैपिटल लाना पड़ेगा, सी है ना। और हम लोगों ने, मतलब ए और बी ने जो साल भर की मेहनत की है, तो तुमको कैपिटल के साथ में क्या लाना पड़ेगा? गुडविल का पैसा भी लाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पूरा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर बुक से हट के भी कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, गुडविल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ का बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं सीए फॉर्म में वर्क करता हूँ, है ना। ओके, वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का काम देखता हूँ। अब सीए फर्म में, सीए का ही एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
वो पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास भोपाल में ही 200 क्लाइंट हैं। ओके, मतलब 200 लोग हैं जिनका वो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जिससे उनको 5 करोड़ रुपए साल भर में फीस मिलती है। नाउ यहाँ पर किसी कारणवश मिस्टर ए को पूरा आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है, सब कुछ सेटअप, पूरा सेटअप छोड़ करके। अब क्या होगा, मिस्टर ए के ये जो क्लाइंट्स हैं, तो क्या ये इनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, ये मिस्टर ए के जो ये पूरे 200 क्लाइंट हैं, तो ये अपने क्लाइंट किसी दूसरे सीए को दे सकते हैं और उससे कुछ अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, वो अमाउंट भी गुडविल कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, तो उस अमाउंट को लेने के बाद फिर वो उसको क्लाइंट को दे देंगे, तो वो भी गुडविल हो गई। ऐसे कई सारे रियल लाइफ के भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक टी स्टॉल है, उसका भी एग्जाम्पल है। मतलब आपके शहर में जो भी फेमस टी स्टॉल होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग चाय पीने जाते हैं, फिर उसकी आप पर डे की सेल कितनी होगी वो देखिए। अब वो बेचेगा भाई, तो वो ना 5 साल का पैसा मांगेगा कि अगर हमारे पर डे मान लो महीने हम 10 लाख रुपए की सेल करते हैं, तो वो ये मान के चलेगा कि मेरे बिजनेस छोड़ने के बाद भी 2-3 साल तक ऐसी सेल होती रहेगी। तो जो नया बिजनेसमैन आएगा उसको ऑलरेडी फायदा मिल जाएगा, इसीलिए वो बेचते समय बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है गुडविल का। क्योंकि अभी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा फोकस करना है, रेशियो कैलकुलेट करने में, तो गुडविल पे ज्यादा फोकस अभी नहीं है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको फिर मैं समझा दूंगा ना। अब हम समझते हैं भाई रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब नंबर्स के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, मैथ्स में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, भाई ये नंबर है, इनके बीच के रिलेशन को ही हम रेशियो कहते हैं। अब हमें रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वही हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर सिंपल रेशियो। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। हमें क्या क्या सीखना है? सबसे पहले एक सीखना है गेनिंग रेशियो। ओके, गेनिंग रेशियो, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लाभ हानि अनुपात। वैसे इसके और भी नाम है, लाभ हानि मैं सही में नहीं लिख पा रहा हूँ शायद हिंदी में, या लाभा लाभ अनुपात भी कहते हैं, लाभा लाभ अनुपात। ठीक है भाई, गेनिंग रेशियो का एक और नाम बता दो कोई, हिंदी में नहीं याद आ रहा है। ठीक है, एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात। तो हमको आज के वीडियो में ये दो कॉन्सेप्ट सीखना है, व्हाट इज गेनिंग रेशियो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं। अंडरस्टैंड, इसका फॉर्मूला भी होता है और आपको 100% इसके दोनों के फॉर्मूले याद करने हैं, और आप यकीन मानिए मैं आपको रटने नहीं दूंगा। ठीक है ना, मैं फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझाऊंगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से ही। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, इनका पहले साल का प्रॉफिट था, मान के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर इन्होंने बिजनेस किया, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपीज का प्रॉफिट हो गया इनको पहले साल। और इनका रेशियो था 1:1, बराबर बराबर का रेशियो था ए और बी। तो ए को कितना मिलेगा भाई? 150 में ए को मिला 75 रुपीज और बी को भी मिला 75 रुपीज। क्लियर हो गया? दूसरे साल इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को इंटर कर दिया, बराबर बराबर रेशियो में ही, ए बी सी। अब 3 पार्टनर हो गए तो तीनों का इक्वल रेशियो हो गया, 1/3 1/3 1/3। तीसरे साल भी 150 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। अब तीनों को इक्वली बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा? 50 रुपए, बी को कितना मिलेगा? 50 रुपए, सी को कितना मिलेगा? 50 रुपए। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? तो भाई नए पार्टनर के आने से ए को कितने का नुकसान मतलब लॉस हो गया, ये बताइए आप। या ए अपना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब त्याग कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ए को सबसे पहले 75 मिलता था, बाद में 50 मिला, मतलब ए ने अपना हिस्सा 25 छोड़ा, ऐसे ही बी ने भी 25 छोड़ दिया। क्लियर हो गया? तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो लो भाई फॉर्मूला बन गया। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट नोट डाउन प्लीज, ओल्ड रेशियो मतलब पुराना रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? रटना नहीं है।
यकीन मानिए अब आने वाले ये 4 चैप्टरों में काम आएगा पूरे पार्टनरशिप में। इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब भी आप इसको भूलें तो मेरा ये एग्जांपल याद रखिएगा कि भाई पुराने में से इसका नया घटा दिया तो इसका सैक्रिफाइसिंग आ गया। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। न्यू रेशियो में अगर हम पुराना रेशो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशो। अब ये गेनिंग का मतलब क्या होता है वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ए बी और सी पार्टनर है, 1:1:1 उनका बिजनेस है। 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो पहले साल तीनों को कितना कितना मिला भाई? 50, 50 और 50 रुपए। डू यू अंडरस्टैंड? उन्होंने बोला कि भाई अब हम रेशो बदल लेते हैं, 2:1:1 कर लेते हैं, ठीक है, या 2:2:1 कर लेते हैं, ऐसा 2:1, 2 2 4 1 5। तो अब इसको बांटिए जरा, 50 को 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 60 रुपए, 60 रुपए और यहाँ पर 30 रुपए। लो भाई अब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो पहले वाले को गेन ज्यादा का फायदा हो गया ना 10 का, इसको भी 10 का फायदा और इसको हो गया लॉस, घाटा, है ना। तो ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है और ये दोनों कर रहे हैं गेनिंग। गेनिंग मतलब फायदा। अब आप सोचेंगे कि सर ये फायदा हमने कैसे निकाला, मतलब गेन हमने निकाला कैसे? ठीक है, तो गेन हमने निकाला, ये था न्यू रेशो और ऊपर वाला कौन सा था? ओल्ड रेशो। तो अगर हम नए में से पुराने को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? गेनिंग। और ध्यान से देखिए ऊपर मैंने यही फॉर्मूला लिखा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये देखिए सामने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इट इज क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमको एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में इसकी थ्योरी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको कि सबसे पहले हमें रेशो के बारे में डिस्कस करना है और रेशो की कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, मैं सब सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद हमें गुडविल थोड़ा बहुत देखना है, फिर हमें जनरल एंट्रीज करनी है और यहाँ इस चैप्टर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा मैं पार्टनरशिप का, जो कि आने वाले पूरे मतलब 2nd and 3rd and 4th चैप्टर तक काम करेगा। मैं एक ही कॉन्सेप्ट में पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट बीच में नहीं लेकर के आऊंगा। अच्छा, यहाँ से बहुत टेक्निकल पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलना है एंड यू विल लर्न बेटर। फर्स्ट चैप्टर देखिए मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। उसके आगे आपको करने नहीं है, बस इतना ही करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।